हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कि हिंदुस्तान में जाति प्रथा का उद्भव कैसे हुआ। हाउ द कास्ट सिस्टम ओरिजिनेटेड इन इंडिया। दोस्तों, यह टॉपिक मैंने क्यों लिया? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्रीमान मोहन भागवत ने रोहिदास जयंती के अवसर पर कहा कि जाति प्रथा का उद्भव पंडित अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। ईश्वर ने जाति नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के सामने समान है और ईश्वर के समक्ष ना तो कोई जाति है और ना कोई वर्ण है। लेकिन पंडितों ने अर्थात ब्राह्मणों ने एक ढांचागत सिस्टम इजाद किया जो कि गलत था, और सामाजिक विघटन के कारण, जो कि जाति प्रथा के कारण हुआ, बहुत सारे आक्रमणकारी हमारे हिंदुस्तान पर आक्रमण करने में सफल हुए। दोस्तों, आज का हमारा लेसन प्लान है कि व्हाट इज कास्ट, जाति क्या है, जाति और वर्ण में अंतर क्या है, जाति की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, क्या क्या जाति के उद्भव के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट, दूसरा ऑक्यूपेशनल थ्योरी, तीसरा रेशियल थ्योरी, चौथा पॉलिटिकल थ्योरी, पांचवा ग्रीड थ्योरी, छठा इवोल्यूशनरी थ्योरी और फाइनली कंक्लूजन। दोस्तों, इन सभी सिद्धांतों का हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कास्ट अर्थात जाति क्या है? तो जैसे कि हर्बर्ट रिस्ले ने बताया है कि कास्ट की जो मुख्य विशेषता होती है वह है एक कलेक्शन ऑफ फैमिलीज, बहुत सारे परिवारों का एक समूह। दूसरा, इन समूहों का एक कॉमन नेम, मैंने जो टाइटल जिसको बोलते हैं, जैसे झा, मिश्रा या ठाकुर या चौधरी, कॉमन नेम। और ये समूह एक कॉमन एंसेस्टर, मतलब पूर्वज से, और ये पूर्वज या तो मनुष्य हो सकते हैं या इस देवता हो सकते हैं, जैसे कि सोलर एंसेस्ट्री है जो कि लॉर्ड राम से कुछ क्षत्रिय अपने आप को उद्भव बताते हैं, या लूनर एंसेस्ट्री जो लॉर्ड कृष्ण से अपने आप को उद्भव बताते हैं। प्रोफेसिंग टू फॉलो द सेम हेरिडिटी कॉलिंग, और ऐसे समूह के द्वारा जो समान पेशा अपनाते हैं, जैसे कि लोहार या सोनार या चर्मकार। और यह जो समूह होता है वो होमोजेनस कम्युनिटी होता है, मतलब सजातीय समुदाय होता है। तो 5-6 विशेषताएं जाति के बारे में हर्बर्ट रिस्ले ने बताया। उसी तरह से डॉक्टर केटकर ने बताया कि जाति के 2 विशेषताएं हैं। पहला, किसी भी जाति का मेंबरशिप उस जाति में पैदा हुए व्यक्ति तक ही सीमित रहता है, और दूसरा, जाति एक इंडोगेमस ग्रुप होता है, अर्थात एक जाति के व्यक्ति के द्वारा उसी जाति में शादी की जा सकती है, जाति के बाहर शादी नहीं की जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि वर्ण में और जाति में अंतर क्या होता है। जैसे कि आप समझते होंगे कि वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, और इसका कलर से तात्पर्य है, माने रंग से। और ये 4 वर्ण कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इसका उद्भव ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से बताया जाता है। लेकिन जाति अनेक प्रकार के हो सकते हैं, और हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में सैकड़ों जातियां हैं। वर्ण सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी, माने गतिशीलता रहती है। अर्थात अगर मान लीजिए कोई क्षत्रिय बहुत बड़ा स्कॉलर हो गया है तो वह ब्राह्मण हो सकता है। जैसे पुराने जमाने में हमें मालूम है कि विश्वामित्र ने अपने तपस्या से, अपने ज्ञान से ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त किया था, और वह क्षत्रिय थे लेकिन उन्हें ब्राह्मण का दर्जा दिया गया था। तो कोई भी वर्ण का व्यक्ति, चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो या क्षत्रिय हो, वह ब्राह्मण का दर्जा प्राप्त कर सकता है वर्ण सिस्टम में, अपने मेहनत से, अपने ज्ञान के आधार पर। लेकिन ऐसा जाति में संभव नहीं है, क्योंकि जाति का संबंध जन्म से है। कोई व्यक्ति जिस जाति में पैदा हुआ है उसी जाति में वो रहेगा, भले वो कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, भले वो कितना बड़ा योद्धा क्यों ना हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए वह एक लोहार है, लोहा पीटने वाला व्यक्ति है, उसकी जाति लोहार का है, तो वह क्षत्रिय नहीं हो सकता है, अर्थात जाति में गतिशीलता नहीं है। दोस्तों, वर्ण सिस्टम में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवरोध नहीं है, लेकिन जाति सिस्टम में जहां पर लोअर कास्ट पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं, वहां अपर जाति के
लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रिविलेजेज अर्थात सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तो यह है मुख्य रूप से जाति और वर्ण सिस्टम में अंतर। दोस्तों यहां पर यह भी मैं बताना चाहता हूं कि आखिर जाति की क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, किसी व्यक्ति का दर्जा अर्थात स्टेटस उसके जन्म से निर्धारित होता है, उसके गुण से नहीं, उसके पराक्रम से नहीं। जाति से एक ढांचागत व्यवस्था का बोध होता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति राजपूत है और कोई व्यक्ति अगर लोहार है तो निश्चित रूप से जो राजपूत का दर्जा है वो लोहार से ऊंचा है। अगर कोई व्यक्ति वैश्य है और कोई यादव है तो वैश्य का दर्जा, मान लीजिए भटनागर वैश्य है तो उसका दर्जा यादव जो कि शूद्र कोटि में आता है उससे ऊपर है। जाति व्यवस्था में फूड रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं उनके मेंबरों पर। जैसे कि ब्राह्मण जाति के लोग जब मान लीजिए किसी कारपेंटर या बढ़े के यहाँ खाना खाने जाते हैं तो वो पक्का खाना नहीं खाते, वो कच्चा खाना खाते हैं। कच्चा खाना का मतलब जिसको पकाया नहीं जाता है। चावल दाल नहीं खा सकते, लेकिन पोहा दही खा सकते हैं। उत्तर भारत के ब्राह्मणों में रिस्ट्रिक्शन है कि वह वैष्णव रहेंगे, अर्थात वो वेजिटेरियन रहेंगे, वो मछली मांस मुर्गा नहीं खा सकते हैं। जबकि कुछ ब्राह्मणों जैसे मैथिल ब्राह्मण या बंगाली ब्राह्मण में मछली का सेवन कर सकते हैं, वो मटन का सेवन कर सकते हैं, लेकिन वो अंडा नहीं खा सकते, वो चिकन नहीं खा सकते। जाति व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। जैसे कि अछूत, जो निचले जाति के लोग हैं उन पर छुआछूत का उपयोग किया जाता है। हालांकि आजाद भारत में इसके लिए कानून बन गया है और अब छुआछूत को कानूनी अपराध माना गया है। दोस्तों जाति में एक निश्चित पेशा तय किया जाता है। जैसे कि लोहार का बच्चा लोहार ही होगा, जैसे सोनार का बच्चा सोनार का ही काम करेगा, जैसे चर्मकार का बच्चा चर्मकार का ही काम करेगा, उसमें डेविएशन नहीं हो सकता है। या यादव जाति के लोग खेती बाड़ी ही करेंगे। उसी तरह से एक अन्य विशेषता है और वह है कि जाति इंडोगेमस ग्रुप होता है। मतलब जिस जाति में पैदा होता है उसी जाति में वह शादी कर सकता है, दूसरे जाति में वह शादी नहीं कर सकता है। अगर वह शादी करेगा तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। दोस्तों अब मैं विभिन्न जो थ्योरीज मैंने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं जाति के संबंध में उसके बारे में बारी बारी से चर्चा करूंगा। पहला पारंपरिक थ्योरी मतलब ट्रेडिशनल थ्योरी। इस थ्योरी का जो आधार है वह यह है कि जाति का उद्भव प्रजापति ब्रह्मा से हुआ है। मतलब 4 वर्ण पैदा हुए जिसमें कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, बाजुओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, जंघा मतलब थाई से वैश्य पैदा हुआ और पैर से शूद्र पैदा हुआ। शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, लौगिभर, मनु और भागवत गीता ने भी इस थ्योरी को मान्यता प्रदान की, जिसमें कि लॉर्ड कृष्ण कहते हैं कि चतुर्वर्ण मया सिस्टम में 4 वर्ण मेरे द्वारा सृजित किए गए हैं और उसका आधार है गुण और कर्म। लेकिन इस सिद्धांत को बहुत सारे विद्वानों ने अनसाइंटिफिक, अवैज्ञानिक और अतार्किक और अनबायोलॉजिकल कहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति मुख से पैदा नहीं होता है, उसके लिए एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। दूसरी बात यह है कि इस सिद्धांत के द्वारा वर्ण और जाति का जो विभेद है, जो अभी मैंने बताया, उस विभेद को नहीं माना जाता। मतलब जाति और वर्ण में घालमेल कर दिया गया है, जो कि सही नहीं है। दूसरा थ्योरी है ऑक्यूपेशनल थ्योरी और इसके प्रतिपादक है नेस्फील्ड। इस थ्योरी का आधार है जब व्यक्तियों का विशेष समूह एक विशेष पेशा अपनाया तो धीरे धीरे वह समूह जाति के रूप में परिवर्तित हो गया। जैसे स्वर्णकार, जब उन्होंने सोना चांदी का आभूषण बनाना शुरू किया और 1-2 जनरेशन तक करते रहे तो बाद में जो लोग इस पेशा को अपनाए वो सभी स्वर्णकार के रूप में माने गए। तो नेस्फील्ड के अनुसार फंक्शन माने कार्य के आधार पर ही जाति का उद्भव हुआ है। तीसरा थ्योरी है रेशियल थ्योरी और इस थ्योरी का जो मुख्य जो प्रतिपादक है वह है हर्बर्ट रिस्ले, जीएस घुरिये और डीएन मजुमदार। और इनका कहना है कि जब आर्यन्स बाहर से आए और उन्होंने गंगेटिक वैली माने गंगा के मैदान पर उन्होंने कब्जा किया तो उसके बाद में यहाँ के जो नेटिव लोग थे उनको उन्होंने दस्यु शब्द से संबोधित किया, उन्हें हराया। चूंकि वो फेयर कम्प्लेक्शन थे, उनके नाक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थे और काफी लंबे भी थे हाइट में, तो उनका जो फिजिकल कम्प्लेक्शन और जो यहाँ के जो नेटिव
लोग थे, दोनों में काफी अंतर था और इसके कारण से जाति की उत्पत्ति हुई, क्योंकि आर्यंस ने कभी भी यहां के नेटिव लोगों के साथ में अपना रिलेशनशिप धार्मिक कार्यों में या अन्य कार्यों में नहीं रखा और इसी सेग्रीगेशन के कारण से, बिलगाव के कारण से जाति का उद्भव हुआ। दोस्तों एक अन्य थ्योरी है जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब राजनीतिक सिद्धांत, और इसके प्रतिपादक है जीएस घुरिये, महान सोशियोलॉजिस्ट। और उनका कहना है कि जातियों का उद्भव हिंदुस्तान में ब्राह्मणों के कारण हुआ और ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था को इन्वेंट बना आविष्कार किया, क्योंकि वह समाज में अपना सुपीरियरिटी अर्थात सर्वोच्चता चाहते थे। पोस्ट वैदिक काल में विभिन्न लॉ गिवर्स के द्वारा अनेक प्रकार के नियम कानून बनाए गए जो कि ब्राह्मण के हित में थे और इस तरह से विभिन्न जातियों में बिलगाव पैदा हुआ, सेग्रीगेशन पैदा हुआ, सेपरेशन पैदा हुआ, जो कि धीरे धीरे और मजबूत होता गया और इस तरह से जाति का उद्भव हुआ। एक अन्य थ्योरी का नाम है गिल्ड थ्योरी और इसके प्रतिपादक हैं डेंजिल इबेटसन। उनका कहना है कि जातियों का उद्भव हिंदुस्तान में 3 फैक्टर के कारण हुआ। पहला था गिल्ड, दूसरा ट्राइब और तीसरा रिलीजन। प्रत्येक जनजाति ने एक विशेष प्रकार का पेशा अपनाया और धीरे धीरे एक विशेष पेशा अपनाने वाले समूह ने गिल्ड में अपने आप को, गिल्ड मतलब श्रेणी में कन्वर्ट कर लिया। उन्होंने अपने लिए एक पृथक से नियम कानून बनाए। ब्राह्मणों ने इन श्रेणियों को रिलीजियस सैंक्टिटी प्रदान किया, उन्हें पृथक से गोत्र दिया गया और कॉमन एंसेस्टर से उनका डिसेंट मतलब प्रादुर्भाव होना बताया गया और इस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ में यह गिल्ड अर्थात श्रेणी जाति के रूप में परिवर्तित हो गया। दोस्तों आजकल एक अन्य सिद्धांत जाति के उद्भव के बारे में विद्वानों के द्वारा अपनाया गया है और उसका नाम है विकासशील सिद्धांत, इवोल्यूशनरी थ्योरी। और इस थ्योरी के जो मुख्य आधार है वह यह है कि जातियों का उद्भव अनेक प्रकार के कारकों के कारण हुआ है, कोई एक फैक्टर उसमें शामिल नहीं है और जो विभिन्न फैक्टर हैं वह है हेरिडिटी, प्रोफेशन मतलब वंशानुगत पेशा, दूसरा आइडिया ऑफ प्यूरिटी एंड इम्प्यूरिटी, क्योंकि जाति का संबंध शुद्धता और अशुद्धता से है और यह एक प्रमुख अवयव है जाति व्यवस्था का। तीसरा, ब्राह्मणों का यह कोशिश की वह अपने आप को प्योर रख सकें, शुद्ध रख सकें, इसीलिए उन्होंने सेग्रीगेशन अपनाया और दूसरे जातियों को अपने साथ में रोटी बेटी का संबंध नहीं रखा, मिलने जुलने का कार्यक्रम नहीं रखा और यह जो सेग्रीगेशन या सेपरेशन अन्य जातियों से ब्राह्मणों के द्वारा अपनाया गया, उसके कारण से जातियों का उद्भव हुआ। चौथा है राज्य का समाज पर नियंत्रण नहीं होना। हालांकि कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जो राजा का काम है धर्म की सुरक्षा करना, द प्रोटेक्टर ऑफ धर्म, मतलब इसका अर्थ यह होता है कि कोई भी जाति जिसे जो काम दिया गया है वह वही काम करे, अपने धर्म से वह विचलित नहीं हो। यह राजा को ड्यूटी दिया गया था, लेकिन हमारे देश में इस ड्यूटी का पालन विभिन्न राजाओं के द्वारा नहीं किया गया और इसके कारण से विभिन्न प्रकार के जातियों का उद्भव समय के साथ में होता गया। दोस्तों, जातियों का संबंध रीइंकार्नेशन ऑफ गॉड माने ईश्वर के अवतरण और कर्म के सिद्धांत से भी जुड़ा हुआ है। जैसे कि भगवत गीता में लॉर्ड कृष्ण कहते हैं कि चतुर्वर्ण मया सिस्टम, 4 वर्ण मेरे द्वारा सृजित किए गए हैं और उसका आधार है गुण और कर्म। तो कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका आधार यह है कि जो व्यक्ति इस जन्म में जितना अच्छा काम करेगा उसका फल उसे अगले जन्म में प्राप्त होगा। ना बेहतरीन काम करने वालों की उत्पत्ति ब्राह्मण में होगी और जो खराब काम करने वाले लोग हैं उनकी उत्पत्ति शूद्र में होगी। यह कर्म का सिद्धांत है। जातियों में एक विशेषता होती है एंसेस्टर वर्शिप और मतलब पूर्वजों को पूजा पाठ करना और अभी भी ट्राइबल्स में यह प्रचलित है। और इसी तरह से वंशावली तैयार करना, जिसमें कि अभी हमने बताया कि जाति जो है वो एक कॉमन एंसेस्टर्स के वंशज हैं और उनका कॉमन डिसेंट है।
एक अन्य फैक्टर बताया गया कि मैट्रियार्कल मैंने प्रतिसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक समाज के बीच में द्वंद्व होना। चूंकि हिंदुस्तान में विभिन्न प्रकार के रेस यहां आए, जैसे कि एस्ट्रोलाइट, मंगोलवाइट, निग्रोइट, तो उनके बीच में जो क्लैश या झगड़े हुए या विवाद हुए, उसके कारण से भी जातियों का उद्भव हुआ। हिंदुस्तान में समय समय पर बाहरी लोगों ने कब्जा किया और उस कारण से भी जातियों का उद्भव होना बताया जाता है। एक अन्य फैक्टर है कि हिंदुस्तान का ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होना, अन्य बाहरी देशों से उसका भौगोलिक पृथकीकरण होना, अलग थलग होना, बार बार हमारे देश पर आक्रमण होना, हमारे विलेज सोसाइटी का एस्थेटिक होना। जैसे कि चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था कि जब हर चीज बदल जाता है तो ये विलेज सोसाइटी कभी नहीं बदलते। When nothing seemed to last, these village last forever। हमारे देश में एक बहुत बड़ी कमी रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कम समय रहा। अक्सर प्रोविंशियल गवर्नमेंट यहाँ काम करते रहे हैं और जिन्होंने अपने लिए अलग अलग कानून और नियम बनाए, और जिसके कारण से भी विभिन्न प्रकार के जातियों का उद्भव हिंदुस्तान में हुआ। तो दोस्तों, आखिर कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यह है कि जाति का उद्भव किसी एक कारण से नहीं हुआ है, बल्कि इसके अनेक कारण हैं। जैसे कि ज्योग्राफिकल माने भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण से जातियों की उत्पत्ति हिंदुस्तान में हुई है। कोई एक फैक्टर जातियों के उद्भव के लिए पर्याप्त कारण नहीं है, इसीलिए हमें मल्टी फैक्टर अप्रोच अपनाना होगा। तो आज का मैं उद्बोधन यही समाप्त करता हूं और मेरा निष्कर्ष यह है कि जातियों का उद्भव हिंदुस्तान में केवल पंडितों अर्थात ब्राह्मणों के कारण नहीं हुई, बल्कि उसके अनेक कारण थे और इसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से व्याख्या प्रस्तुत किया है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया अपने टिप से अवगत करा दें।